नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम ट्राइंगल कंग्रुएंसी के बाकी के सारे बचे हुए पॉइंट सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम ट्राइंगल कंग्रुएंसी के 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। वो 2 पॉइंट थे SAS जिसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड, और दूसरा पॉइंट था ASA जिसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल। अब बाकी के 3 पॉइंट्स जो बच रहे हैं वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो बाकी के 3 पॉइंट्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका एंगल साइड जिसे हम बोलते हैं AAS। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, इसके जैसा एक ट्राइंगल और ले लिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिए PQRLMN। अब जैसा रूल है एंगल साइड, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस ट्राइंगल के टाइप्स को इक्वल किया। कैसे? मैंने क्या किया, P के साथ L को इक्वल किया, उसके बाद Q के साथ M को इक्वल किया, और लास्ट में PR के साथ LN को इक्वल किया। अब देखें जरा ये रूल एप्लीकेबल कैसे करता है। तो मैंने लिखा इधर इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। आप देख सकते हैं कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं, एंगल P और एंगल L। तो एंगल P इक्वल टू एंगल L, एंगल Q के साथ एंगल M, तो एंगल Q इक्वल टू एंगल M, और साइड PR के साथ साइड LN, तो PR इक्वल टू LN। अब देखें जरा यहां पर इक्वालिटी कैसे आ रही है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और फिर एक साइड, मतलब 2 एंगल और फिर उसके बाद एक साइड जब इक्वल होती है तो रूल लगता है एंगल साइड, एंगल साइड। तो मैंने यहां लिखा सो बाई AAS ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। अब CPCT में हम क्या जानते हैं कि अगर कोई 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो कैसे लिखा मैंने, एंगल P और एंगल Q तो हो चुका है, एंगल L और एंगल M हो चुका है, इधर से बच रहा है एंगल R और इधर से बच रहा है एंगल N। तो मैं लिखूंगा एंड बाई CPCT एंगल R इक्वल टू एंगल N। ठीक है, अब साइड्स की बात करते हैं। PR और LN ऑलरेडी हो चुका है, साइड कौन सी बच रही है, PQ के साथ LM, तो PQ इक्वल टू LM, और QR के साथ MN, QR इक्वल टू MN। ठीक है, इस तरह से एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पूरी होगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट बहुत ही इजी है, साइड साइड साइड। अगर किन्हीं 2 ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, जरा समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ये ले लिया और इसी के जैसा एक ट्राइंगल ये ले लिया। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को नाम दे दिए मैंने ABC, X, Y और Z। यहां पर मैंने क्या किया, AB के साथ XY, BC के साथ YZ और CA के साथ ZX, ये मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब रूल लगाते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ। क्या लिखा मैंने, AB इक्वल टू XY, AB और XY इक्वल है, BC इक्वल टू YZ, BC इक्वल टू YZ और CA इक्वल टू ZX, CA इक्वल टू ZX। तो क्या लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने तीनों साइड इक्वल करी है दोनों ट्राइंगल की,
तो सो बाई एस 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 ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से क्या होगा, इसके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए के साथ एक्स इक्वल हो जाएगा, बी के साथ वाई इक्वल हो जाएगा और सी के साथ जेड इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई और एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में एक और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का रूल बचता है जिसे हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, जिसका पूरा नाम है आरएचएस। ठीक है, आरएचएस में क्या होता है बेटा, राइट एंगल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्राइंगल के कंग्रुएंसी के रूल में ही लिखा हुआ है राइट एंगल। तो हमें अब दो ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जो राइट एंगल हो। तो मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल ले लिए, एक ये रहा ट्राइंगल आपका, इसी के जैसा एक इसका भाई बंधु, वो मैंने इधर ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया डी ई एफ एल एम एन। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल में इधर एंगल ई 90 डिग्री का है यानी राइट एंगल है, इधर एंगल एम राइट एंगल है। ठीक है, अब रूल के हिसाब से जाते हैं। पहला तो राइट एंगल जो कि दोनों में कॉमन है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ एंगल ई के सामने कौन सी साइड है, डी एफ, यही क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। और इधर ट्राइंगल एल एम एन में एल एन सबसे बड़ी साइड है, तो ये कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो अब मैंने क्या किया, एक तो राइट एंगल इक्वल दिया हुआ है, दूसरा हाइपोटेन्यूज इक्वल कर लिया मैंने, दूसरा क्या किया, हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दिया मैंने। हाँ, अब यहां से हाइपोटेन्यूज डीएफ और इधर से हाइपोटेन्यूज एलएन इक्वल हो गए। इसके अलावा कोई भी एक साइड या तो आप दोनों में से परपेंडिकुलर ले लीजिए डीई एलएम, या फिर बेस ले लीजिए ईएफ एमएन। तो मैंने क्या किया, डीई और एलएम को इक्वल कर दिया। अब यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल एलएमएन। ठीक है, सबसे पहले तो राइट एंगल, इधर एंगल ई और इधर एंगल एम, तो मैंने लिखा एंगल ई इक्वल टू एंगल एम और यहाँ ब्रैकेट में जाएगा ईच 90 डिग्री। दूसरा हाइपोटेन्यूज इधर है डीएफ और इधर है एलएन, तो मैंने लिखा इधर डीएफ इक्वल टू एलएन। और तीसरी एक साइड इधर डीई है और इधर एलएम है, तो डीई इक्वल टू एलएम। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा सो बाई RHS ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से बाकी और CPCT से क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या होगा, इनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो बाकी के पार्ट्स इधर DE तो इक्वल हो चुका है LM से, बचा हुआ पार्ट कौन सा है, EF, जो कि MN से इक्वल हो जाएगा, EF इक्वल टू MN। अब बात करते हैं एंगल्स की। एक एंगल E और इधर एंगल M तो हमने इक्वल कर लिया, बाकी के बचे एंगल कौन से हैं, D के साथ L और F के साथ M। तो मैंने लिखा इधर एंगल D इक्वल टू एंगल L और एंगल F इक्वल टू एंगल N। ठीक है, लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन है, RHS के रूल में एक एक्सेप्शन है, वो क्या है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए दो आपको राइट एंगल दिए हुए हैं, ये एक राइट एंगल ये ले लिया मैंने और एक राइट एंगल मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब उसमें क्या दिया है कि एक तरफ तो ये साइड इक्वल दे रखी है, 90 डिग्री का एंगल दोनों में होना कॉमन है, और उसके अलावा ये वाली साइड इक्वल दे रखी है। तो आप ये सोचें कि 90 डिग्री अगर दिया है तो सीधे RHS लगा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आप क्या पाएंगे कि इधर पहले तो एक साइड इक्वल हो रही है, उसके बाद एक एंगल इक्वल हो रहा है और फिर एक और साइड इक्वल हो रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन रूल कौन सा लगेगा आपका,
रूल लगेगा आपका साइड एंगल साइड, यानी कि SAS। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये गलती आपसे ना हो जाए, ठीक है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में तो ये 5 पॉइंट होता है। अब इसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पर, ट्राइंगल सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि सिमिलैरिटी आखिर है क्या। कॉन्ग्रुएंसी के केस में मैंने आपको ये बताया था कि दो शेप हर रेस्पेक्ट में पूरी तरह से इक्वल होने चाहिए, लेकिन सिमिलैरिटी के केस में क्या है, दो शेप बस दिखने समान चाहिए, इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। अब समान दिखने का मतलब क्या है, समान दिखने का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने इधर एक शेप ले लिया, ये ट्राइंगल, ठीक है, और इसी के जैसा एक और भाई बंधु ले लिया इधर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने बड़ा कर दिया। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखूं तो ये देखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि इनका शेप एक जैसा है, लेकिन इनकी डायमेंशन, इनकी लेंथ ब्रेथ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एंगल्स तो इनके सेम आएंगे, लेकिन साइड्स जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कंग्रुएंसी में क्या होता है कि दोनों शेप इक्वल होते हैं और हर रेस्पेक्ट में इक्वल होते हैं, दिखने में भी एक जैसे होते हैं और सारे रेस्पेक्ट में इक्वल होते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि दो शेप कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं जब मैं ओवरलैप कर रहा हूं तो कोई भी ट्राइंगल छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलैरिटी में जब आप ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे तो एक ट्राइंगल छोटा और एक ट्राइंगल बड़ा बन सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में। इसके अलावा दोनों के लिए एक पॉइंट बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं, जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर सिमिलर बट it is not necessary that all similar shapes are congruent। सारे कॉन्ग्रुएंट शेप सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि सारे सिमिलर शेप्स कॉन्ग्रुएंट हो। इसको कैसे समझेंगे, मैंने क्या किया, दो कॉन्ग्रुएंट शेप ले लिए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, और इसके अलावा एक और ले लेते हैं ये, ठीक है। ये तीनों ट्राइंगल आपस में भाई बंधु हैं, एक ही में से निकले हैं, लेकिन मैंने क्या किया, इसको कर दिया मैंने बड़ा, इसको कर दिया मैंने बड़ा, क्योंकि ये तीनों भाई बंधु हैं तो तीनों आपस में सिमिलर तो हैं ये तो हमें समझ में आ रहा है। ये हुआ, ये दोनों हुए, ये दोनों हुए, और ये पहला और तीसरा हुआ, ये तीनों आपस में सिमिलर तो हैं। लेकिन अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये तीनों सिमिलर तो हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी की, तो कॉन्ग्रुएंसी के केस में क्या मिलता है मुझे, केवल ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने क्या जाना कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 ही है, और सिमिलर 1 2 2 3 और 3 1 है। तो मुझे तो ये पता चल रहा है कि भले ही ये शेप सिमिलर हो बड़े वाले से, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। लेकिन जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर भी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जितने शेप आपके कॉन्ग्रुएंट्स हैं वो सारे शेप सिमिलर भी होंगे, लेकिन अगर सारे शेप सिमिलर हैं तो ऐसा जरूर नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, क्योंकि हम ट्राइंगल सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में केवल दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला, एंगल, एंगल जिसे शॉर्ट में ए बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ये ले लिया, इसी के जैसा एक भाई बंधु और ले लिया, यहाँ ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक ये रहा और एक ये रहा, और इनको कुछ नाम दे दिया मैंने। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी
मान लीजिए इधर से मैंने एंगल ए और एंगल पी इक्वल कर दिया और एंगल बी के साथ एंगल सी इक्वल कर दिया इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। सो बाई ए ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब गौर करें, ये जो सिंबल निकल कर आया है, जैसे पहले मैंने आपको कंग्रुएंसी का सिंबल बताया था, ठीक इसी तरह से अब ये किसका सिंबल है बेटा, सिमिलैरिटी का सिंबल है। ये जो सिंबल है ये है आपका सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। हाउ टू रीड, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, इतने से स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका क्या है, इसको मैं पढ़ूंगा ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब गौर करने वाली बात क्या है, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो ए रूल से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। और बाय डिफॉल्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, एंड बाय ट्राइंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से एक चीज और निकल कर आएगी, वो ये कि जो तीसरा एंगल है वो भी आपस में कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये बनता है, जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। कैसे, ए बी के साथ मैंने पी क्यू ले लिया और क्या लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी के साथ मैंने क्यू आर ले लिया और क्या लिखा मैंने, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू आर सी ए के साथ मैंने ले लिया आर पी, तो सी ए इक्वल टू आर पी। तो ध्यान रखें, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और रह जाता है, इसी में आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इन्हीं दो ट्राइंगल को ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को लिखा। ठीक है, इफ अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, देन बाई ट्राइंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को देन बाई इक्वालिटी ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो की इक्वालिटी के हिसाब से ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, मतलब ये कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है तो भी ट्राइंगल सिमिलर है, और अगर कहीं दो एंगल इक्वल दिए हैं तो भी ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा। थोड़ा छोटा करके एक साथ दिखा देते हैं, है ना। मैंने क्या लिखा, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल दिए हैं तो वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे, जिसकी वजह से तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा और साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी होंगे और बाकी के बचे हुए एंगल्स भी इक्वल आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपने ट्राइंगल कांग्रुएंसी के बाकी के सारे पॉइंट्स सीख लिए होंगे, ट्राइंगल सिमिलैरिटी के जो दो पॉइंट्स बनते हैं वो भी सीख लिए होंगे। आज कंसेप्ट में केवल इतना रखूंगा, अगली वीडियो में हम ट्राइंगल कांग्रुएंसी के क्वेश्चंस और ट्राइंगल सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ पूछना हो या कुछ सुधार के लिए मुझे बताना हो तो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।